नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मेरे 2024 के लोकसभा चुनाव के पॉलिटिक्स पर लिखी हुई किताब अश्वमेध 2024 पब्लिश हुई है। उसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी दी है। आपको चाहिए तो आप मंगवा सकते हो। अब मैं आज के सब्जेक्ट की ओर मुड़ता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है मकड़ी का जाल कैसा होता है। मकड़ी का जाल वो बुनती है और कहीं दूर जाके चुपचाप घात लगाए बैठती है कि कोई कीटाणु कीड़ा आकर उस जाल में फंस जाए, और पूरा फंसने तक वो इंतज़ार करती है। और एक बात दूसरी आपने देखी होगी कि अगर कोई मक्खी होगी या कोई कीटाणु होगा, कोई मच्छर होगा, अगर उस जाल में आकर फंस जाता है, और फंसता कैसे कि वो मकड़ी का जाल बहुत नाजुक होता है लेकिन वो चिपकने वाला होता है। जितना वो कीटाणु या मक्खी छूटने की कोशिश करेगी, हलचल करेगी, उतनी वो उसमें फंस जाती है, क्योंकि उसके जो धागे होते हैं मकड़ी जाल के, वो उसको चिपक जाते हैं, और जितना हलचल ज़्यादा करेगी उतनी फंस जाती है। बिल्कुल इसीलिए जिसको हम शिकंजा बोलते हैं, किसी की शिकार करनी है तो मकड़ी तो शिकार ही करती है। तो जिसकी शिकार करनी है उसके लिए जो घात लगाया जाता है, तो ऐसे लगाया जाता है शिकंजा कि वो कहीं से भी छूटने की कोशिश करे तो उतना ही फंसते जाएगा। जैसे मराठी में हमारे एक कहावत है, बुडत्याचा पाय खोलात, यानी जो डूब रहा है वो अगर गलत कोशिश करता है, ज़्यादा कोशिश करता है, ज़्यादा जोर लगाता है, तो और गर्त में चला जाता है, नीचे चला जाता है। बुडत्याचा पाय खोलात, डूबने वाले का पैर और नीचे चला जाता है। बिल्कुल वही बात शिकंजा लगाने के लिए होती है कि आप जितनी छूटने की कोशिश करोगे उतने फंस जाओगे। और बिल्कुल वही बात शराब घोटाले में फंसे हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हो गई है। अगर अक्टूबर में उनको पहली बार जब समन्स आया था, तभी केजरीवाल ईडी के सामने जाते, अपनी साइड रखते। ये जो आज चुनाव के दरमियान चल रहा है, उससे तो कम से कम छुटकारा होता है। या तो अंदर रहते या तो बाहर रहते, लेकिन ये चालाकी करने निकले। ईडी के जाल से छूटने की जितनी कोशिश करते गए उतने खुद ही उसमें फंसते गए। एक के बाद एक समन्स आते रहे और उसको ये टालते रहे, कारण देते रहे। कहीं विपश्यना करने को जाना है, कहीं चुनाव विधानसभा के है वहाँ प्रचार को जाना है, अभी डॉक्टर के पास जाना है, कुछ उपचार ट्रीटमेंट लेनी है। 9 समन्स हो गए, आखिर में उठाया गया और लोकसभा के चुनाव शुरू होते होते उठाया गया। अब देखिए, इसमें भी कानूनी चालाकी करते रहे, ना जमानत के लिए कोर्ट में गए, अपनी गिरफ्तारी ही कैसी गैर कानूनी है, गलत है, ये सिद्ध करने के लिए निकले और बिल्कुल फंसते गए। और इतना होकर भी जब एक्सेप्शनल उनको जमानत मिल गई है, तो स्वाति मालीवाल के जाल में फंस गए। मैं स्वाति मालीवाल का जो किस्सा है वो जैसा बताया जा रहा है वैसा मानता नहीं हूँ। जो कुछ स्वाति मालीवाल बोल रही है वो अपनी बात से बोल रही है, दूसरी बात हमारे सामने आई भी नहीं है। ना कि विभय कुमार की आई है, ना तो केजरीवाल की आई है। एक बात है, केजरीवाल की तरफ से संजय सिंह ने बोल दिया जो घटना घटी वो अभद्र थी और इसका संज्ञान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लिया है और उस पर वो कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन किस पर और कैसे कठोर कार्रवाई करेंगे? क्योंकि 2 दिन बाद जब केजरीवाल दिल्ली से लखनऊ जाते हैं
तो एयरपोर्ट पर उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे चलने वाले विभव कुमार दिखाई देते हैं, जिनको 2 दिन पहले संजय सिंह ने अपराधी घोषित कर दिया था। कठोर कार्रवाई, तो कठोर कार्रवाई की मतलब क्या होता है? अपराधी को केजरीवाल बगल में लेकर घूमे, इसको कठोर कार्रवाई बोलती है। लेकिन ये भी बात छोड़ दो, एक बात हमें बिल्कुल समझनी चाहिए कि हमारे सामने जो किस्से, जो बातें, जो खबरें आ रही है वो एक तरफ की है। यानी स्वाति मालेवाल बोल रही है, या उनके नज़दीकी लोग बोल रहे हैं, या उनकी जो कंप्लेंट है, तकरार है, FIR होगी, उसकी बात ही हमें पता है, ना कि केजरीवाल या विभव कुमार की साइड हमें पता है। वो अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। और इसलिए मैं ये सब मामला जो है स्वाति मालेवाल का, उसको केजरीवाल के लिए शायद शिकंजा हो सकता है, मकड़ी का जाल हो सकता है, ऐसे मानता हूँ। और जितनी चालाकी करते गए उतने केजरीवाल उसमें फंसते गए। आपने देखा होगा, लखनऊ पहुंचने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो लगातार एक के बाद एक पत्रकार उनको सवाल पूछते रहे कि भाई मालीवाल के बारे में बोलो, मालीवाल के बारे में बोलो। तो कांप उठे थे, उनके हाथ थरथरा रहे थे। उन्होंने माइक एक तो अखिलेश के सामने ढकेल दिया, और दूसरी बात संजय सिंह के साइड में ढकेल दिया। और ना संजय सिंह ना अखिलेश भी स्वाति मालीवाल के बारे में एक शब्द बोल पा रहे थे। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि झूठ तो है, मुखौटा फट चुका है और केजरीवाल के पास कोई जवाब है नहीं। पिछले 10 साल से जो झूठ इन्होंने संभाला है, संवारा है, अब वो झूठ सामने आने लगा है कि ये पूरा का पूरा सर से लेकर पांव तक पूरा का पूरा झूठा इंसान है। लेकिन कानून की हालत बुरी इसलिए होती है कि झूठा है, सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन झूठ जो है उसको झूठ कोर्ट में साबित करना पड़ता है, इसलिए फिर शिकंजा बनाना ज़रूरी होता है। अब ये बात अलग रखो, मैंने उसके पहले वीडियो में तरुण तेजपाल की बात की थी। तरुण तेजपाल भी खुद को बहुत चालाक समझता था। उसको कैसे शिकंजे में पकड़ा गया, कैसे जाल में पकड़ा गया, ये बात भूलने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा 12-13 साल पहले जब ये गोवा में कांड हुआ था, तो उस लड़की ने कंप्लेंट की थी, उसके बाद बवाल हो गया था और कहीं बिल में जाकर छुप गया था तरुण तेजपाल। ये सब झूठे आरोप है वगैरह बोला जा रहा था लिबरल पत्रकारों की तरफ से। तब गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर हुआ करते थे। मनोहर पर्रिकर ने पत्रकारों के सामने, प्रेस के सामने, कैमरा के सामने आते हुए एक खुलासा किया था कि जो कुछ बातें कही जा रही है उसका लिफ्ट में जो सीसी कैमरा है उसने रिकॉर्ड किया हुआ रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तरुण तेजपाल ने उस लड़की के साथ जो छेड़खानी की है उसका लिफ्ट वाला सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, ऐसा खुलासा गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया था। इसको मैं शिकंजा बोलता हूँ, इसको मैं मकड़ी का जाल बोलता हूँ। पर्रिकर ने बस इतनी बात बोल दी कि हमारे पास लिफ्ट का सीसीटीवी फुटेज है। उसके बाद बिल में छुपा हुआ तरुण तेजपाल बाहर आ गया और उसने खुले चैलेंज दिया गोवा सरकार को कि अगर आपके पास वो सीसीटीवी फुटेज है तो दिखा दो, टीवी चैनल पर, नेशनल चैनल पर दिखा दो कि मैंने किस लड़की से क्या छेड़खानी लिफ्ट में की है।
लेकिन वो तो सामने आ गया था, सामने तो आ गया था, छुपा तो नहीं था। जब सामने आया और उसको गोवा पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, उसके बाद गोवा के मुख्यमंत्री और गोवा की पुलिस ने खुलासा किया, हमसे एक गलती हो गई। हमने जो कहा था कि लिफ्ट में जो कुछ बातें हुई उसका सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, तो ऐसा कोई सीसीटीवी कैमरा लिफ्ट में है ही नहीं, इसलिए हमारे पास वो तो फुटेज नहीं है। लेकिन होटल के कॉरिडोर का जो सीसीटीवी फुटेज है वो हमारे पास है, और वो लड़की की छेड़खानी करने का सबसे बड़ा सबूत है। तब जाके तरुण तेजपाल को पता चला कि वो फंसा है। उसको फंसाने के लिए ही पहली बार एक झूठा खुलासा किया गया था, क्योंकि जो कुछ था वो केजरीवाल तेजपाल के बारे में था, और तेजपाल को पक्का मालूम था कि उसने अगर लिफ्ट में कुछ किया ही नहीं है तो लिफ्ट के फुटेज में वो छेड़खानी करते हुए दिखाई दे ही नहीं सकता। और उसने उल्टा चैलेंज किया था कि अगर सीसीटीवी फुटेज है तो नेशनल चैनल पर दिखा दो। मतलब साफ था, उसको और कॉन्फिडेंट, तरुण तेजपाल को और कॉन्फिडेंट करने के लिए ही ये झूठ परोसा गया था। सच ये था कि कॉरिडोर में उसने उस लड़की के साथ छेड़खानी की थी और उसका सबूत तो था, लेकिन तरुण तेजपाल को कॉन्फिडेंस में लाना था कि भैया हमारे पास जो सबूत है वो तो कोर्ट में कुछ साबित नहीं करेंगे। इसलिए तरुण तेजपाल सामने आ गया, पुलिस के सामने हाजिर हो गया, और जब हाजिर हुआ तब उसको असली सबूत दिखाया गया। अब देखिए, केजरीवाल जेल में था, उसको कोर्ट ने एक्सेप्शनल जमानत दी है, और जब तक केजरीवाल जेल में था तब तक स्वाति मालीवाल अमेरिका में थी। उसको जमानत मिलते ही स्वाति मालीवाल वापस आ जाती है। क्या स्वाति मालीवाल शराब घोटाला या मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी है? और फंसी है तो उससे कुछ रिलीफ देने के सौदे पर केजरीवाल को फंसा देने का कुछ सौदा हुआ है, कुछ बार्गेनिंग हुई है ईडी और स्वाति के मालीवाल में कि तुम इसको फंसा दो, तुम छूटोगी कैसे वो हम देख लेंगे। तो इसीलिए स्वाति मालीवाल ने खुद को रिलीफ मिले इसलिए केजरीवाल को लटका दिया है। क्या ऐसे कुछ बार्गेनिंग और सौदेबाजी स्वाति मालीवाल और ईडी में हो सकती है या हुई है? पता नहीं दोस्तों। लेकिन स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के घर में, यानी जो मुख्यमंत्री का निवास है, वहाँ से पुलिस कंट्रोल रूम को 2 मैसेज किए, यानी सबसे पहला सबूत उसने खड़ा कर दिया। कंप्लेंट 3 दिन बाद हो गई, लेकिन जिस सबूत को कोई नकार नहीं सकता, ऐसा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सबूत किसने निर्माण किया है? स्वाति मालीवाल ने निर्माण किया है। वहाँ से बात शुरू होती है। मुझे बताइए कि अगर स्वाति मालीवाल वहाँ से भाग निकलती तो भी हो सकता था, उसको डायरेक्टली पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब साफ है कि स्वाति मालीवाल ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके इंफॉर्मेशन दे दी और केजरीवाल की लंका लगा दी, क्योंकि उसी 2 फ़ोन से 2 जो कॉल गए हैं वहीं से मामला शुरू होता है। और मामला शुरू होने के बाद
जितनी बचाने की कोशिश केजरीवाल करेंगे उतने फंसते जाएंगे। इसको मैं मकड़ी का जाल बोलता हूं। तरुण तेजपाल की बात वही थी, उसको ओवर कॉन्फिडेंट किया गया और वो सामने आ गया। केजरीवाल के बारे में और स्वाति मालीवाल के बारे में हम देखें तो एक बात समझ में आती है कि पहले तो स्वाति मालीवाल केजरीवाल के मुख्यमंत्री निवास पर पहुंची और वहीं से मामला शुरू होता है। यानी जो शीश महल केजरीवाल ने बनाया है, जहां और किसी को आने जाने भी नहीं दिया जाता, वहीं से अगर फोन आ गया तो वहां पुलिस को लीगली पहुंचना आसान हो जाता है। केजरीवाल की जो अलीबाबा की गुम्फा है, उसमें पुलिस को जाने का रास्ता स्वाति मालीवाल ने 2 पीसीआर कॉल करके खोल दिए। अलीबाबा के गुहा के दरवाजे, गुम्फा के दरवाजे खुले कर दिए। और जितना अब इस पर चर्चा होगी उतनी केजरीवाल की बोलती बंद हो जाएगी। अब एक बात है कि मार्च में केजरीवाल को अरेस्ट हुई, स्वाति मालीवाल अमेरिका चली गई, जमानत मिलने के बाद वापस आती है और केजरीवाल के गिरफ्तारी पर एक शब्द तक नहीं बोलती। और जब बोलने लगती है तो आम आदमी पार्टी का पूरा चिट्ठा खोलना शुरू हो जाता है। पूरा बवाल मचा है। ना केजरीवाल का कोई साथी, आम आदमी पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता प्रेस के सामने जाने की हिम्मत तक नहीं कर रहा है। और सिर्फ केजरीवाल नहीं फंसे हैं, केजरीवाल तो इंडिया अलायंस में है। कांग्रेस वालों की बोलती भी बंद हुई है। जब यही सवाल प्रियंका वाड्रा को किसी ने पूछा, रायबरेली में किसी पत्रकार महिला ने, तो उन्होंने बोल दिया कि जो हुआ वो गलत है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अगर बीजेपी में होता तो खुला जनता का मामला होता है, लेकिन इनकी पार्टी में होता है तो पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। तो जो मकड़ी का जाल फैलाया गया है उसमें अकेले केजरीवाल नहीं फंसे हैं। केजरीवाल अकेले नहीं फंसे। केजरीवाल अपने साथ साथ समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी हो ममता की, कांग्रेस हो, जो पार्टियां इंडिया अलायंस में है, ये चुनाव का समय होने के कारण केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोल सकते, स्वाति मालीवाल के अन्याय पर नहीं बोल सकते और चल रही है न्याय यात्रा। बात सीधी सादी है दोस्तों, सीधी सादी बात है। केजरीवाल को स्वाति मालीवाल ने फंसाया और केजरीवाल ने इंडिया अलायंस को फंसाया है कि जो महिला न्याय की बात लगातार मणिपुर के बाद कर रहे थे, उन सबकी बोलती अकेले मालीवाल ने बंद कर दी है। और जिस ढंग से मालीवाल ने अभी एक खबर आई है कि मारपीट होने के पहले स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को 2 थप्पड़ मारे थे। यानी वही तो बात हो गई कि खुद को मारपीट करने के लिए केजरीवाल या विभव सिंह हो, उनको शायद स्वाति मालीवाल ने उकसाया भी होगा। अब और एक बात है कि पूरे दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, ऐसी बात करने वाला मुख्यमंत्री, क्या उसके मुख्यमंत्री निवास में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है? तो क्यों नहीं है? लाइए उसका सबूत सामने। होगा तो भी नहीं आएगा, शायद डिलीट भी किया होगा। कहने का मतलब ये है, जितने निकलने की कोशिश केजरीवाल करेगा उतना उसमें धंसते जाएगा, फंसते जाएगा। और 1 जून तक वोटिंग बाकी है, तो जितना केजरीवाल फंसते जाएगा उतना अगले 3 चुनाव के जो वोटिंग के दौर है उसमें इंडिया अलायंस के पार्टियों को भी फंसाता जाएगा। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं होने वाला। देखो, महिला का नाम लेकर स्वाति मालीवाल कुछ भी बोल रही है तो मैं उसको इमीडिएटली विक्टिम मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।
जिस ढंग से उन्होंने फ़ोन किया, पुलिस थाने गई, लिखित कंप्लेंट नहीं दी, 3 दिन बाद लिखित कंप्लेंट दे दी, तो स्वाति मालेवाल भी किसी प्लान की तहत चल रही है। जो वुमन विक्टिमहुड, महिला पर अत्याचार मामला लेकर वो चलना चाहती है, वो पूरा का पूरा स्फूर्त नहीं दिखाई देता, उसके पीछे भी कोई प्लान दिखाई देता है। इसलिए स्वाति मालेवाल जो भी बोले उसके पीछे दौड़ना मुझे पसंद नहीं है। मैं अभी ऐसी कोई भी बात पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत सारे सबूत आगे आने वाले हैं जिसमें केजरीवाल तो फंसेंगे, क्यों केजरीवाल को फंसाने के लिए ही शायद ये प्लान चल रहा है, मकड़ी का जाल फैलाया हुआ हो सकता है। अगर दोनों तरफ से चोर ही लड़ रहे हैं तो हम अपना नाक बीच में क्यों डालें? हम एक तरफ खड़ा होकर कौन सच्चा है कौन झूठा है वो ढूंढने की कोशिश करें, यही अच्छी बात रहेगी। मैं अभी यही रुकता हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।